तो स्टूडेंट्स, एक बार स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइन बाय JSR। जैसे आप लोगों ने मेरी बहुत सी वीडियो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड देखी होंगी, आज उसी सीरीज में मैं अपनी नई एक वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है आप लोगों के लिए। ख़ास तौर से ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इसमें मैं आप लोगों को आज कुछ टिप्स बताऊंगा किसके लिए, सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम के लिए। ये सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम, अभी सेमेस्टर 1 यानी कि जो आपके अभी बोर्ड से हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं। बोर्ड आपका कोई सा हो, ISC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, सभी में आपके ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 2 सेमेस्टर में यानी 2 टर्म में हो रहे हैं। बोर्ड ने जैसा डिसाइड किया है आप लोगों को पता ही है। तो सेमेस्टर 1 जो आपका प्योरली किस पर बेस्ड है, ये MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है। MCQ का मतलब आप समझते ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स दे रखे हैं, उनमें से एक आंसर करेक्ट होगा, बाकी के 3 आंसर रॉन्ग होंगे या प्रॉपरली करेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे एग्ज़ाम को हम बोलेंगे यहाँ पर MCQ। अब देखिए MCQ में आपको क्या करना है, इस एग्ज़ाम को देने से पहले और देते समय क्या बातें ध्यान रखनी है, उन चीज़ों को यहाँ पर मैं आपको बताने आया हूँ और इससे आपका कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो में, अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बच्चों के लिए डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें जैसे आप लोग अभी तक पढ़ते रहे हो सिलेबस में कि हमने चैप्टर स्टडी किया, उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए और पढ़ने के बाद में फिर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आंसर जब हम लिखते हैं स्क्रिप्ट में तो आंसर वहाँ पर लिखे हुए पर भी मार्क्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पर अब इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन करेक्ट होगा और उस करेक्ट ऑप्शन पर ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन को कैसे करके हम करेक्ट करें, यानी कि हम अपने जो हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से अपना करेक्ट वाला ऑप्शन कैसे चूज़ करें, ठीक है। क्योंकि ये जो मैनुअली पैटर्न वाला लिखने वाला एग्ज़ाम होता था उससे काफ़ी अलग है। आपने देखा होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, MCQ टाइप के ही होते हैं। तो इतना आसान नहीं है MCQs को हैंडल करना, तो उसके लिए कुछ टिप्स यहाँ पर आप लोग आज सीख लीजिए। देखिए, सबसे मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं एक बार डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ और आप लोग उनको समझते हुए चलिए। देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ गुड नोट्स, यानी कि जो हम स्टडी करें उसके लिए हमारे पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के नोट्स, चाहे हमारे खुद के बने हुए या फिर किसी टीचर के प्रोवाइड किए हुए नोट्स होने चाहिए। मिस्टेक्स उनमें कम से कम हो और प्रॉपर नोट्स हो, ऐसा नहीं कि इधर से कलेक्शन किया और उधर से कलेक्शन कर लिया, ठीक है। नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम से पहले ही प्रिपेयर हो जाने चाहिए, काफ़ी दिन पहले, आई थिंक लगभग 1 महीना पहले आपके पास सभी नोट्स हों, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप नोट्स कलेक्ट करने लगते हैं तो वहाँ पर फिर आपका टाइम वेस्टेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है मैंने, स्टडी ईच टॉपिक गिवन इन द सिलेबस केयरफुली। हर टॉपिक को आपको केयरफुली स्टडी करना है जो सिलेबस में दिए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी डेफिनेशन हो सकती है जिस पर कि क्वेश्चन बन जाए और आपने उसे अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ दी हुई अनइम्पॉर्टेंट नहीं है जो सिलेबस में दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर दिया है वो ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरी कॉन्सेप्ट। यानी जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं उनके लिए सबसे पहले हमको पूरा क्वेश्चन क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरे क्वेश्चन के साथ में सभी ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से सोचना है क्या कि इसमें हमें क्वेश्चन दे क्या रखा है, क्यों बता रहा हूँ मैं ये बात।
क्योंकि देखिए क्वेश्चन जैसे हमने कोई डेफिनेशन पढ़ी है और उस डेफिनेशन के बिहाफ पर क्वेश्चन आया, लेकिन उस क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ हो सकता है। भाई आपने राइट आंसर पढ़ रखा है, वहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो पूरे क्वेश्चन को हम केयरफुली पढ़ें और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझें और तब हम अपने आंसर को सिलेक्ट करें, ठीक है ना, ये बात। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है हमारा वो है प्रैक्टिसाइज न्यूमेरिकल्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन मिनिमम टाइम। तो हम न्यूमेरिकल्स करते समय क्या करें और क्या ना करें, वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि पेपर से पहले जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके फॉर्मूला, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को आप अच्छे से याद कर लें और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करें। क्यों, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन निकालने की टेक्निक, जिससे आप कम से कम टाइम में अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल टिपिकल हो जाते हैं। और पेपर में भी ध्यान रखें, जब पेपर में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करें कि आपको आंसर दे रखे ABCD, तो उनमें से आप कोई सा आंसर ऐसे ही चुन ले। आप क्या करें, एक जो रफ पेज मिलेगा, कॉपी में रफ पेज होगा, उस रफ पेज फॉर्मूला लगा करके उसको क्या करें, आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में फिर अपना आंसर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वैसे तो मैं इसको बता ही चुका हूं, सॉल्व द क्वेश्चन विद करेक्ट अप्रोच एंड फॉर्मूला। तो ये मैं बता चुका हूं पॉइंट, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल कूल माइंड से क्वेश्चन को पहले पूरा क्या करना है, रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद में उस पर हमें अपनी अप्रोच लगानी है, यानी हमें सोचना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत से आंसर वहाँ पर जो दे रखे होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाकर के अपने आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो फॉर्मूला है उसे भी ध्यान रखें, उसे हमें क्या करना है, बिल्कुल सही सिलेक्ट करना है। अब देखिए आंसर में एक चीज़ और हो सकती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले पार्ट में मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। जैसे क्वेश्चन में यूनिट्स कुछ और दे रखी हैं और हो सकता है कि आंसर में आपको कंफ्यूज करने के लिए यूनिट्स कुछ और दे रखी हों, तो वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में या यूनिट वाले क्वेश्चंस में यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को अच्छे से क्या सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद आता है सॉल्व द सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट लास्ट। यानी सबसे पहले जब आप पेपर मिलेगा आपको, तो आप पेपर को जो 10 मिनट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे उनमें तो पेपर पढ़ लेंगे, लेकिन आप क्या करें कि अपने क्वेश्चंस को जो सिंपल क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। और पहले सॉल्व करने से क्या होगा कि हमारा वो टाइम बच जाएगा जो इन क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के साथ पढ़ने से जो क्या हो रहा था, खर्च हो रहा था। तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए उनको टिक करते जाइए कि ये हमें बाद में करना है। अच्छा, जो आंसर आपका बिल्कुल सही हो उस आंसर को भी टिक कर लीजिए, जिससे आपको अपना आंसर बाद में यानी कि आंसर शीट पर लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का क्या है, क्वेश्चन कितने डिफ़िकल्ट हो सकते हैं ये बात डिपेंड करती है कि जो क्वेश्चंस आएंगे उन पर। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में कुछ ऐसे होते हैं जो उस समय हमारे माइंड में नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आ जाते हैं या फिर उनको सॉल्व करने की ट्रिक हमारे लिए मिल जाती है, ठीक है। तो लास्ट में ही हम उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम था उस टाइम को हम वहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें लिखा होता है ऑल द अबव, एक ऑप्शन ये भी होता है, और एक होता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में सबसे कठिन
वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो जो होता है आपका ऑल द एबव, ऑल द एबव में इसका मतलब है कि कुछ ऐसे आंसर्स दे रखे होंगे बाकी के 3 जो एक जैसे लग रहे होंगे, हमें लग रहा होगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो क्यों ना ऑल द एबव लगा दें। तो ऑल द एबव वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसके सभी ऑप्शंस पढ़िए, देखिए कि कहीं पर कोई माइनर ऐसा पॉइंट या कोई लॉजिक तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो रहा हो। तो ऑल द एबव के चांसेस तब होते हैं जब हमें उस टॉपिक के बारे में, उस जो क्वेश्चन दिया है उसके सभी करेक्ट ऑप्शंस जो दिए हैं उनकी करेक्ट नॉलेज होती है, तब हम ऑल द एबव वाले क्वेश्चंस या ऐसे ही नन ऑफ द एबव वाले क्वेश्चन को दे सकते हैं। नन ऑफ द एबव वाले क्वेश्चन में क्या होता है? देखिए, जो नन ऑफ द एबव क्वेश्चन होता है उसका मतलब है कि यहाँ पर इनमें से कोई आंसर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर सही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि नन ऑफ द एबव वाले में नन ऑफ द एबव आंसर सही हो, क्योंकि उनमें से एक आंसर सही भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी पूरा का पूरा आप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, उसके बाद ही सभी ऑप्शंस को स्टडी करने के बाद इसका आंसर लगाएंगे। और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कुछ समय के लिए इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए और उसके बाद में जब दिमाग में आ जाए तो लौट करके यहीं पर आइए। ठीक है, ये इतना काम आपको इसमें करना है। वो मैं एक जो बता रहा था कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा नॉट, और एक ऐसे भी आएगा नॉट ट्रू। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं, लेकिन वो वर्ड नॉट या नॉट ट्रू वाला जो होता है उतना ध्यान नहीं रहता, और हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जो करेक्ट आंसर होता है वही आंसर निकल करके आता है और तुरंत हम उनमें से जो आंसर गिवन होते हैं एमसीक्यू में उनको स्टडी करते हैं, उनको एक बार रीड किया जल्दी से और अपना आंसर करेक्ट कर दिया। लेकिन हो सकता है कि वो आंसर आपका गलत हो, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, नॉट या नॉट ट्रू वाले में भी पूरा क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, और पढ़ने के बाद फिर आंसर अपना दीजिए। ठीक है, देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय राइटिंग इक्वेशन। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं या प्रोडक्ट जिनमें दिया होता है व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट इन द गिवन क्वेश्चन, तो वहाँ पर रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। रिएक्शन कौन कौन सी याद होनी चाहिए? एक तो जो आपके जनरल रिएक्शंस होती हैं वो, उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से डायरेक्ट दिए जाते हैं, नेम रिएक्शन से। उन नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में भी क्या होता है, रिएक्टेंट तो होते ही हैं, तो 2 तरीके से आ सकते हैं, तो नेम रिएक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं, दूसरा आ सकते हैं कि उनके रिएक्टेंट दे दिए और रिएक्टेंट से, जैसे एक रिएक्टेंट ए है और एक बी है, उनसे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर सी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये पूछ लिया जाए आपसे इसमें ए क्या है, या ये भी पूछ लिया जाए बी क्या है या सी क्या है, या फिर इसके अलावा आपसे कैटालिस्ट पूछ लिया जाए, या फिर कंडीशंस पूछ ली जाए कि किन कंडीशंस में ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जहां कैटालिस्ट बदल जाता है या कंडीशंस बदल जाती हैं तो वहां पर प्रोडक्ट आपके 100% बदल ही जाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को भी करने में आपको बहुत ध्यान रखना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरा, इसमें आप जो है जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री का भी आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या जो आपके इफेक्ट्स हैं, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सभी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्बोकैटायन का, कार्बोएनायन का क्वेश्चन आया, तो वहाँ पर आपको करेक्ट अप्रोच पता होनी चाहिए, किस केस में प्राइमरी कार्बोनियम आयन यूज़ होगा, किस में सेकेंडरी कार्बोनियम आयन यूज़ होगा, या जो रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म दे रखी हैं, जिन रिएक्शंस की अगर मैकेनिज्म दे रखी हैं सिलेबस में, तो उन मैकेनिज्म को भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है, और मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पूछे जा सकते हैं, कैटालिस्ट पूछा जा सकता है,
वो कंडीशंस पूछी जा सकती हैं जिनमें रिएक्शन होती है, या फिर उसकी मैकेनिज्म में से कोई पार्ट पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि इनमें किन कंडीशंस में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पता होने चाहिए, जो आप लोगों ने क्लास 11th में स्टडी किए थे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पर टिप्स बताई, जिससे कि आप अपने जो आने वाला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर लेते हो अपनी स्टडी के साथ में, तो 100% आपका रिजल्ट जो है वो 90 to 100% जाएगा। अभी जैसे अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, बच्चों का जो स्कूल में एग्ज़ाम लिए हैं, उन एग्ज़ाम्स में ये देखा गया, जो MCQ टाइप के क्वेश्चन थे, बच्चों ने क्या किया है, बच्चों ने ये किया कि आंसर घर से गए, जितना ज़रूरत समझी उतना पढ़ा, और पढ़ने के बाद गए एग्ज़ाम में आंसर दिया। मान लीजिए उनको लगभग 50% कंटेंट यानी 50% के आंसर्स उनके हो गए सही, 50% पे तो आंसर मार दिए। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, जिसे कहते हैं हम उन्होंने यूज़ की ट्रिक कौन सी वाली, तुक्का लगाने वाली, जिसको हम कहते हैं कि 4 ऑप्शन में से कोई सा एक जो है वो हमने अपने आप आंखें बंद करके सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें उसका आंसर पता ही नहीं है। तो इस आंसर को पता करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, स्टडी करनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में ही हमारे मार्क्स जो है वो 90 to 100% पहुँचेंगे। वैसे तो तुक्का लगाने की बात को छोड़ दीजिए, आप सभी लोग पढ़ करके जाइएगा, तुक्का मत लगाइएगा, क्योंकि तुक्का लगाएंगे तो आंसर के गलत होने के चांस 90% और सही होने के चांस केवल 10% रह जाएंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर एक ही आंसर होता है, ऑल और नन लॉ लगता है, या तो हो गया तो सही है, और नहीं हुआ तो सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन पॉइंट्स को केयरफुली स्टडी कीजिएगा, यहाँ पर वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको जो है कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं जिससे आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकें। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आज की इस मोटिवेशनल वीडियो को फिनिश करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ कि आप सभी की दीपावली शुभ हो।